नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। कल इस वक्त तक तय हो जाएगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किस किस की सरकार बनेगी। नतीजे आने में अभी करीब 15 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन दावों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस मान चुकी है हरियाणा में उसकी सरकार बनने जा रही है। अब सिर्फ चीफ मिनिस्टर का नाम तय होना बाकी है। आज भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। पूछा गया, क्या किसी नौजवान को मौका देंगे, तो हुड्डा ने कहा, अभी तो मैं जवान हूं। हालांकि कुमारी शैलजा ने भी दावेदारी नहीं छोड़ी है। कुमारी शैलजा ने कहा, दलित फैक्टर है, महिला को नेतृत्व देने का सवाल है, सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगा। लेकिन रणदीप सुरजेवाला बिल्कुल खामोश हैं। क्या वो थर्ड फैक्टर हो सकते हैं? बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस की खुशी सिर्फ कुछ घंटों की है। कल नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन नायब सिंह सैनी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इस पर बीजेपी के नेता इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया कि सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनेगी। महबूबा सपोर्ट करेंगी तो उनका साथ भी लिया जाएगा। लेकिन महबूबा की बेटी ने कहा, पीडीपी ने फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, नतीजे आने के बाद फाइनल कॉल ली जाएगी। कांग्रेस के नेताओं ने 5 विधायकों के नॉमिनेशन पर सवाल उठाए हैं। कहा, बीजेपी बैकडोर से सत्ता हथियाने के लिए 5 विधायकों का नॉमिनेशन करेगी, इसलिए सरकार बनने से पहले 5 विधायकों के नॉमिनेशन पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी को उम्मीद है कि निर्दलीय विधायकों और छोटी पार्टियों के सपोर्ट से जम्मू कश्मीर में उसी की सरकार बनेगी। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किसके दावों में कितना दम है। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा से। क्योंकि लगभग सारे के सारे एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान दिखा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस कैंप में जबरदस्त उत्साह है, जोश है। चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसको लेकर खेमेबंदी शुरू हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज दिल्ली पहुंचे। कल काउंटिंग के वक्त वो रोहतक में रहेंगे। कुमारी शैलजा आज दिन भर दिल्ली में थी, कल भी दिल्ली में रहकर ही हरियाणा के चुनाव नतीजों पर नजर रखेंगी। मुख्यमंत्री पद के तीसरे दावेदार रणदीप सुरजेवाला कल तक हरियाणा में ही रहेंगे। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा में बीजेपी की विदाई तय है, सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, ये 200% पक्का है। भूपेंद्र हुड्डा ने तो अपना फ्यूचर प्लान भी बता दिया। उन्होंने कहा, उनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेगी, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देगी, हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए जो रुकावट लगाई गई है उसे हटा देगी। लेकिन जब उनसे पूछा गया क्या यह तय हो गया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हुड्डा ने कहा, फाइनल फैसला तो हाईकमान करेगा, लेकिन वो न टायर्ड हैं न रिटायर्ड। एग्जिट पोल तो कल आए होंगे ना, और मैं तो 1 महीने से हम कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं, छत्तीस बरादी, कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार। अब तो मंत्री की बात नहीं, मुख्यमंत्री की बात करो आप। लाडवा भी लग रहा है। हाँ, फंसी हुई है। मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमान फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। नौजवानों को मौका देंगे क्या? मैं क्या लगता हूँ आपको? 77 साल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह तो कह दिया, अभी तो मैं जवान हूं। वो जोश में है और वो दिखाई भी दे रहा है, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। कुमारी शैलजा भले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने के बाद कैंपेन के दौरान खामोश हो गई हों, लेकिन नतीजे आने से एक दिन पहले उन्होंने दावा ठोक दिया है। कुमारी शैलजा ने कहा, कांग्रेस दलित और महिलाओं की बात करती है, इसलिए इस बार किसी दलित महिला को यह पद मिले तो बेहतर होगा। शैलजा ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस की जीत पक्की है। उन्होंने सारी बात हाईकमान के सामने रख दी है। सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान सारी बातों को ध्यान में रखकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा। अब तक बातें चलती थी, डिस्कशंस होते थे, सारी बातें थी और सब बातें आपसे भी फ्रैंकली बातें हुई हैं। जो भी हैं एस्पिरेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं पार्टी से, हाईकमान से, तो ये सब चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं।
इन बातों को, चाहे आप दलित की बात करें, चाहे आप महिला की बात करें या कोई भी बात करें आप, ये सब बातें हैं जो लोगों की उम्मीदें भी होती हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, पीछे हटने की भी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा आगे दिखाने की भी बात नहीं, क्योंकि ये सब बातें हैं, पब्लिक डोमेन में हैं और हाईकमान के संज्ञान में है। लेकिन सब चीज़ों का फैसला देखते हुए हाईकमान अपने विवेक से करेगा। लेकिन उम्मीद बीजेपी के नेताओं ने अभी छोड़ी नहीं है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जीत के जश्न की तैयारी में लगे हैं। अनिल विज ने कहा, हुड्डा की खुशी 24 घंटे के लिए है, कल पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। थोड़ा ही समय रह गया, हुड्डा साहब को अपनी हैसियत नजर आ जाएगी। रिजल्ट निकलने तो पता लग जाएगा सब। यहाँ पर तो सब कुछ जनता कर रही है, तैयारियां तो जनता कर रही है। जनता से पूछे जाओगे कि किस प्रकार की तैयारियां करनी है और किस प्रकार से जश्न को मनाना है। अनिल विज को जवाब दिया दीपेंद्र हुड्डा ने। उन्होंने कहा, नतीजा क्या आने वाला है ये तो बीजेपी के नेताओं को भी पता है, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए हो सकता है कल नतीजे आने के बाद भी बीजेपी के नेता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते दिखाई दें कि जीत उन्हीं की हुई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, भूपेंद्र हुड्डा ने जबरदस्त मेहनत की है, इसलिए हरियाणा में कांग्रेस की जीत का रास्ता खुला है। जहां तक खुद उनका सवाल है तो हरियाणा के लोगों ने उन्हें सांसद बनाकर दिल्ली भेजा है और वो उससे खुश हैं। बीजेपी में एक ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है कि झूठ बड़े बड़े बोलो, लेकिन उससे भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलो। जितना बड़ा झूठ उससे ज्यादा बड़ा आत्मविश्वास। और अब देश जान चुका है इसकी बीजेपी की ट्रेनिंग को। तो बीजेपी के जो दावे हैं उनको मैं उस रूप से लेता हूं। मेरे को तो लोगों ने बड़े बहुमत से देश की सबसे बड़ी लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी जीत रोहतक में लोगों ने एक बड़े आशीर्वाद से मुझे दिल्ली पहुंचाया है। एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया था कि बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन आज उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का विकल्प खुला हुआ है। आज यही बात हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कही। बड़ोली ने कहा, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक मारेगी, लेकिन अगर बहुमत से कुछ सीटें कम रह जाती हैं तो इंडिपेंडेंट और दूसरी पार्टी की मदद ली जा सकती है। ये एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, इसने कांग्रेस के नेताओं को 2 दिन की खुशी देने का काम किया है, इसलिए मैं एग्जिट पोल देने वालों को भी बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो फीडबैक हमें मिला है, 20,629 बूथों से हमने जो रिपोर्ट ली है, जो आकलन आया है, इस 2024 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। विकल्प तो जब रिजल्ट आएगा, जब जनता उसका देगी जवाब और कांग्रेस वाले ईवीएम को बताएंगे खराब, उसके बाद हम अपना जैसा भी मन, जैसा विचार, जैसी पोजीशन बनेगी, उस प्रकार से जिस प्रकार की आवश्यकता होगी वो बात करने का प्रयास करेंगे। निर्दलीय भी जीत के आने वाले हैं, उनने और दलों के भी जीत के आने हैं। जिस प्रकार की पोजीशन बनेगी फिर बाद में रिजल्ट के बाद हम बात करेंगे। इस मामले में सबसे मजेदार बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आया। गिरिराज सिंह ने कहा, हरियाणा में अगर कांग्रेस जीतती है तो ये उसकी जीत नहीं होगी, ये राहुल गांधी की भी जीत नहीं होगी, ये जीत तो हुड्डा की होगी, क्योंकि हरियाणा की कांग्रेस पर भूपेंद्र हुड्डा का कब्जा है। कल तो रिजल्ट आ जाएगा इस समय तक, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस कहां लड़ रही है? क्यों कांग्रेस कहती है कि हम वापसी आएंगे? हरियाणा में लड़ रहे हैं तो हुड्डा लड़ रहे हैं चुनौती के साथ। इनमें दम नहीं था कि हुड्डा को नकार सकते थे। वहां तो हुड्डा कांग्रेस है, राहुल कांग्रेस नहीं है, भारतीय कांग्रेस नहीं है, आईएनसी नहीं है, वहां हुड्डा है। और कल रिजल्ट आ जाएगा, सबके सामने में देख लेंगे। हरियाणा में एग्जिट पोल के अनुमान को हर पार्टी अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाएगी।
कई एग्जिट पोल में तो दावा किया गया है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, लेकिन मनीष सिसोदिया ने कहा हरियाणा में बीजेपी की सरकार जा रही है तो उसकी वजह केजरीवाल है। सिसोदिया ने कहा हरियाणा की जनता ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की वजह से बीजेपी से नाराज है और इसका असर नतीजों में दिखाई देगा। हरियाणा के एग्जिट पोल ने बता दिया है कि एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अंतिम विदाई तय हो गई है। देश से धीरे धीरे जून के चुनाव से होना शुरू हुआ और अब धीरे धीरे हरियाणा तक आ गई बात। हरियाणा के एग्जिट पोल से जो माहौल बन रहा है देश में, और फिर लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को बस अंतिम बार देख रहे हैं लोग। ना इनको लोगों की चिंता है देश के, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको जो बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से पूरे देश में फैल रही है उसकी चिंता है। मोदी जी के पास में ना महंगाई का समाधान है, ना बेरोजगारी का समाधान है। उनके पास केवल एक ही काम है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए। संजय राउत ने बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव सामने रखा। उन्होंने कहा अभी एहतियात बरतने की जरूरत है, बीजेपी पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी कर सकती है। संजय राउत ने कहा कि हरियाणा के बाद बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र में भी हारेगी। घोटाला करेंगे पोस्टल बैलेट में। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या है ना, उनकी ताकत है पोस्टल बैलेट में है, तो सबको हमको सतर्क रहना पड़ेगा। हरियाणा बीजेपी हार गई। चुनाव नतीजे कल आएंगे, इसलिए किसकी सरकार बनेगी ये तो कल ही तय होगा, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे हैं और आज नेताओं के जो दावे हैं उनसे 2-3 बातें क्लियर हैं। पहली, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो चीफ मिनिस्टर के नाम का फैसला आसानी से नहीं होगा। जैसी जोर आजमाइश 2023 में कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच हुई थी, 2018 में जो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुआ, वैसा ही हरियाणा में जोर आजमाइश का दौर देखने को मिल सकता है। और जैसे सिद्धरमैया और अशोक गहलोत ने बाजी मारी थी, वैसे ही हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के प्रेशर के सामने कांग्रेस हाईकमान को झुकना पड़ेगा। कुमारी शैलजा को शायद इंतजार करना पड़े। दूसरी बात, अगर एग्जिट पोल साबित हुए तो हरियाणा में छोटी रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी, उनकी बार्गेनिंग पावर जीरो हो जाएगी और बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। तीसरी बात, केजरीवाल हरियाणा के हसीन सपने छोड़कर अब फिर दिल्ली पर फोकस करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का खाता खोलना मुश्किल है। हरियाणा के साथ कल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहला असेंबली इलेक्शन है। मुकाबला बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलायंस के बीच है। एग्जिट पोल के अनुमानों में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बढ़त के संकेत हैं, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, ये भी दावा किया गया है। बीजेपी को उम्मीद है कि जम्मू की मैक्सिमम सीटें जीतने के बाद वो इंडिपेंडेंट की मदद से सरकार बना लेगी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा अगर मगर की बात ही नहीं है, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ही बनेगी, लेकिन कांग्रेस को टेंशन 5 नॉमिनेटेड एमएलए को लेकर है। कांग्रेस को आशंका है कि बीजेपी 5 नॉमिनेटेड एमएलए के जरिए खेल कर सकती है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि नतीजे को बीजेपी के खिलाफ आएंगे ये तय है, लेकिन केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो 5 मेंबर नॉमिनेट करने का हक दिया है, उसके जरिए बीजेपी गड़बड़ कर सकती है। तारिक हमीद ने कहा अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर जबरदस्ती बीजेपी के सरकार बनवाने की कोशिश करते हैं तो ये जनादेश का अपमान होगा। ये कॉज ऑफ कंसर्न है। आप एलजी को ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो 5 लोगों को नॉमिनेट करें एट हिज विम्स, एट हिज विशेस। अब वो चाहे वो रिजल्ट से पहले करें, रिजल्ट के बाद करें, ऐसा तो उसमें कोई बंदिश भी नहीं है। तो जहाँ पे सोचने की बात यह है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी आर्बिट्ररी पावर्स नहीं है, अथॉरिटी नहीं है आर्बिट्ररली, वहाँ एक स्टेट, एक यूटी के एलजी को कैसे ये अथॉरिटी है, ये पावर्स है। तो ये एक कंसर्न है और ये कंसर्न पूरे मुल्क के वास्ते है। आज यहाँ है, कल कहीं और होगा। तो ये जो इलेक्टोरेट हैं, जो उनका वर्डिक्ट है, उस वर्डिक्ट के साथ में ये एक भौंदा मजाक है।
लेकिन बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस इसलिए इस पर ज़्यादा सवाल खड़े कर रही है क्योंकि उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी की है, इसलिए कांग्रेस बार बार सवाल उठा रहा है इस मुद्दे पर। अब इसमें 24 घंटे ही तो रह गए हैं, तो 24 घंटे के बाद किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी, ये हार और जीत जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं है, ये उस थॉट की है। ये लोगों की हार होगी और ये लोगों की जीत होगी। आज जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कांग्रेस को हार का डर है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की बातें कर रही है। रविंद्र रैना ने कहा कश्मीर में कम से कम 15 इंडिपेंडेंट जीतेंगे। बीजेपी उन निर्दलियों के सपोर्ट से आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। असल में 2019 के जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू कश्मीर असेंबली में 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का हक दिया गया है। इनमें से 2 अप्रवासी हो सकते हैं, 2 महिलाएं हो सकती हैं और 1 मेंबर पीओके से विस्थापित हो सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यह क्लियर नहीं है कि एलजी विधानसभा के 5 मेंबर कब नॉमिनेट करेंगे और इनको वोटिंग पावर होगी या नहीं। जम्मू कश्मीर असेंबली में 90 सीटें हैं, बहुमत के लिए 46 की जरूरत है। अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स को जोड़ लें तो कुल सीटें 95 हो जाएंगी और बहुमत का मैजिक नंबर 48 पर पहुंच जाएगा। इसीलिए कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनने से पहले 5 विधायक नॉमिनेट करने का विरोध किया है। लेकिन रविंद्र रैना ने कहा कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के पास अब कोई बहाना नहीं है, इसीलिए वो एलजी की संवैधानिक पावर को बेवजह इशू बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरेगी। सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े दल के तौर पर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी उभर के आएगी और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो आजाद उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनको मिला के भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। 5 विधायक नॉमिनेटेड होने हैं, उसको लेकर के भी सियासत हो रही है कि आप लोग रिजल्ट से पहले नॉमिनेशन करने की तैयारी में हैं? देखिए, जो 5 विधायकों का नॉमिनेशन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में होगा वो कानून की एक प्रक्रिया है। जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जिस प्रकार से देश के संसद भवन ने डिस्कशन के बाद वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मंजूरी दी, उसी के मुताबिक तो सारी कार्रवाई होगी। चूंकि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में बुरे तरीके से धराशायी हो गई है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जम्मू कश्मीर में जब्त हो रही हैं, इसलिए जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो तर्कहीन, मुद्दा विहीन कांग्रेस इस प्रकार का प्रोपेगेंडा और साजिश कर रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा बीजेपी लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए जो करना चाहे कर ले, वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं होगी। सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की ही बनेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए जम्मू कश्मीर की दूसरी पार्टियों और निर्दलियों को भी उनके साथ आना चाहिए। मैंने कभी एग्जिट पोल्स पे एतबार नहीं किया है, न आज करूंगा। जानते हैं आप क्या कहते थे? 370 से ज्यादा सीटें आएंगी कहते थे कि 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। आज बैसाखियों पे चल रहे हैं। वो कितने, आज तो ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा में हम जीत जाएंगे, जबकि दुनिया कह रही कि हरियाणा में सवाल ही नहीं इनका जीतने का। बीजेपी ने जो है 5+ से पहले ही गिनती शुरू की है, एक बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। वो आसमान से भी छलांग मारेंगे, वो यहाँ हुकूमत नहीं बना सके। वो चोरी करें, जो मर्जी करें, वो यहाँ के दिलों को जीत नहीं सकते। और ये सारे पावर्स जो है एलजी को दिए गए हैं। जनाब, ये सब पावर चले जाएंगे जब स्टेटहुड आ जाएगा, और स्टेटहुड आना है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए निर्दलीय कुछ कैंडिडेट्स का सहारा लेना पड़े तो क्या आप उनके साथ जाना पसंद करेंगे, उनका सपोर्ट लेना हो? हमने किसी का सहारे का सवाल नहीं है। सवाल है जिनको ये अपने दिल में होगा कि इस रियासत को इस तूफान से निकालना है, वो ज़रूर आएंगे और हम बहुत खुशी से, दिल से उनको वेलकम करेंगे। जैसे अभी महबूबा जी ने भी ये कहा कि उनकी पार्टी जो है वो इस गठबंधन में सपोर्ट करेगी,
बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों का मुद्दा क्या है, यही कि रियासत नफरत से निकल के मोहब्बत में तब्दील हो और यहाँ की मुश्किलें दूर हों। फारूक अब्दुल्ला ने कहा पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को सपोर्ट ऑफर किया है, तो महबूबा मुफ्ती की बेटी ने तुरंत इसका विरोध किया। इल्तिजा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा, नतीजे आने से पहले ऐसी बातें फिजूल हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। इल्तिजा ने कहा, अभी पीडीपी ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, पीडीपी सेक्युलर अलायंस को सपोर्ट पर अपना स्टैंड रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड करेगी। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद पीडीपी के नेता इकबाल ट्रुम्बू ने कहा, जम्मू कश्मीर में सेक्युलर पार्टियों की सरकार बनेगी और पीडीपी भी उनके साथ होगी। मुझे तो लगता है कि ऐसा लग रहा है कि सेक्युलर फोर्सेस की ही सरकार बनने वाली है, और लोगों का रुझान जो है, चूंकि हम ग्राउंड से कनेक्टेड है, लोगों के साथ बात करते हैं, तो लगता है कि सेक्युलर फोर्सेस की ही सरकार बनेगी इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में। पीडीपी का यही स्टैंड रहा है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं और इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है हम ये जमहूरियत जो है वो बहाल रखना चाहते हैं, जिस जमहूरियत को एनडीए ने हर तरीके से स्कैटल किया है, और जम्मू कश्मीर के आवाम की बका के लिए हम वादाबंद है कि हम सेक्युलर फोर्सेस के साथ ज्वाइन करेंगे, ताकि बीजेपी का जो ये जुल्म तशद्दुद है और जमहूरियत को पामाल करने का जो उनका एजेंडा है, इसको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता इंजीनियर रशीद ने बिल्कुल अलग बात कही। इंजीनियर रशीद ने कहा, सरकार किसी की भी बने, उसके पास कोई पावर नहीं होगी, इसलिए अच्छा है कि बहुमत मिलने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार न बनाए। रशीद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस सबको मिलकर ये कहना चाहिए, पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके बाद ही नई सरकार बनाई जाए। हमें पता है कि इंडिया अलायंस की मजबूरियां हैं। वोट तो उन्होंने कश्मीर से दिए, लेकिन 370 पर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। मैं इस वक्त कोई बिटरनेस ऐड नहीं करना चाहता हूं। मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए, या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो उन पर भी लाजिम है, पीडीपी पर भी लाजिम है, सब पर लाजिम है। कम से कम एक छोटी सी चीज़ है, उतना बड़ा मसला है नहीं, तो थोड़ा सा मिल के यूनियन सरकार से कह दें कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, ये तो साफ है। सरकार जो भी बनाए, मिलीजुली सरकार होगी। जो भी सरकार बनाएगा उसे अपनी विचारधाराओं को लेकर समझौता करना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी, कैसे सरकार बनेगी। यहाँ बड़ी बात है कि चुनाव हुए, लोगों ने भारी तादाद में वोट डाले, सबने माना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। जो भी सरकार बनाएगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी से चुनी हुई सरकार होगी। ये लोकतंत्र की जीत है, ये बुलेट के मुकाबले बैलेट की जीत है, और ये संदेश कल पूरी दुनिया को जाएगा। इसलिए ये भारत की जनता की जीत है। और जनता के जनादेश की पल पल की अपडेट आपको कल सबसे पहले इंडिया टीवी पर मिलेगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की हर विधानसभा सीट से काउंटिंग का अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता हर जगह तैनात हैं। स्टूडियो में काउंटिंग और रिजल्ट के अपडेट सरल और सटीक तरीके से आपको दिखाने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। हमारे स्टूडियो में इन दोनों राज्यों की
राजनीति के, रणनीति के एक्सपर्ट होंगे। तो चुनाव के सबसे तेज नतीजे और नतीजों का एनालिसिस देखने के लिए इंडिया टीवी पर आइए कल सुबह 6 बजे से। झारखंड में भी अब चुनावी माहौल बनने लगा है। झारखंड में बीजेपी के प्रभारी और केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ऐलान किया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद झारखंड में एनआरसी लागू किया जाएगा, नागरिकता का रजिस्टर बनाया जाएगा और गैर कानूनी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। झारखंड की चुनावी रणनीति को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई। इस मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अन्नपूर्णा देवी के अलावा कई दूसरे नेता भी शामिल हुए। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान झारखंड का दौरा करके लौटे हैं, उन्होंने जेपी नड्डा को ग्राउंड रिपोर्ट सौंपी। इससे पहले रांची में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, जिनकी वजह से यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड में आदिवासियों की आबादी तेजी से घट रही है, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठियों की मदद कर रही है। उनके आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाए जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा करना बीजेपी का संकल्प है। इसीलिए बीजेपी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले झारखंड में एनआरसी लागू किया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज़्यादा थी, घट के 28% रह गई। बाकी आबादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है, लगातार कम हो रही है। अभी घुसपैठ तेजी से जारी है, क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको घुसवा रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रही है। इसलिए रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा, जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। यह हमारा संकल्प है। शिवराज सिंह चौहान ने साफ साफ बात की, सीधे सीधे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल उठाए। लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी को जो बोलना है बोलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ एनआरसी लागू किया जाएगा अगर हमारी सरकार आती है तो उन लोगों को जो बोलना है यार बोलना। हेमंत सोरेन तो एक लाइन में जवाब देकर निकल गए, लेकिन उनके साथ मौजूद झारखंड सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हफीजुल हसन ने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी ही नहीं। बीजेपी के लोग जो कुछ बोल रहे हैं वो सिर्फ चुनावी स्टंट है। उनका सरकार बनेगी ही नहीं, इसलिए उसमें बात करने कोई जरूरी नहीं। सरकार फिर हेमंत बाबू मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हेमंत सोरेन जी का सरकार बनेगी। तो जिस तरीके से एनआरसी का बात उठाया जा रहा था, जो भी अभी हो रहा है, चाहे एनआरसी का मसला हो, चाहे बांग्लादेशी का मसला हो, वो सब चुनावी स्टंट है और जो फैली झारखंड है, झारखंड में नहीं चलेगा। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चे की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के लीडर और झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता सामने आए। बन्ना गुप्ता ने कहा, झारखंड में बीजेपी बहुत परेशान है, उनके नेताओं को समझ नहीं आ रहा है क्या करें, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। बन्ना गुप्ता ने कहा, बीजेपी झारखंड के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो उसके सारे दाव फेल कर देंगे। अरे भाई, उन लोगों का बस नहीं चल रहा है। उनका बस चलेगा तो हम लोग को तोप लगा के उड़ा देंगे। उनका अभी तो एनआरसी क्या खेलूंगे, इंग्लिश बोलता। हम तो कम पढ़े लिखे बैकवर्ड आदमी हैं, तो हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोग को इतना जान गए हैं, बुझ गए हैं हम लोग झारखंडी लोग, कि ये लोग जो है झारखंडी लोग को पूरा बेवकूफ़ समझ रहा है। ये लोग सोच रहा है कि हम लोग प्रयोगशाला के चूहा बना देंगे
अरे भैया, जब देश का आज़ादी का इतिहास लिखा था 1857 में, तो बाबा तिलका मांझी ने 1769 में अंग्रेज का खिलाफत किया था। 1831-32 में बुद्धू भगत ने खिलाफत किया। 1855 और 56 में सिद्धू कानू। हम एडवांस प्लानिंग के लोग हैं। ये जितना करेंगे उसका एक स्टेशन आगे हम लोग पहले इसको डैश कर देंगे। झारखंड में डेमोग्राफी तो बदल रही है। आदिवासियों की संख्या 45% से घटकर 28% रह गई है। हाई कोर्ट इस पर चिंता जता चुका है। राज्य सरकार को जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। इसलिए यह कहना तो गलत है कि झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज कोई मुद्दा ही नहीं है। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस है। आदिवासी और मुस्लिम वोटों का समीकरण उनकी राजनीति की धुरी है और बीजेपी ने इस धुरी पर चोट की है। अगर हेमंत सोरेन डेमोग्राफिक चेंज की बात मानते हैं तो मुस्लिम वोट जाएगा, नहीं मानते तो आदिवासी वोटों पर फर्क पड़ेगा। जब चंपई सोरेन यह मुद्दा उठाएंगे तो हेमंत सोरेन को कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए हेमंत सोरेन खामोशी को हथियार बना रहे हैं और बीजेपी एनआरसी को। अब बात करते हैं बिहार की। आज लालू यादव के लिए एक अच्छी खबर आई और दो बुरी खबरें आई। अच्छी खबर यह कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आज दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत इस केस से जुड़े सभी आरोपियों को जमानत दे दी। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच नियमों की अनदेखी करके कई लोगों को ग्रुप डी के पदों पर नौकरी दी और उसके बदले में उन लोगों से जमीन ले ली। इस केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन किया था। आज सभी आरोपी कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में आरोपियों ने बेल एप्लीकेशन लगाई जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने सभी 9 आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी। अब इस केस की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। और लालू यादव के परिवार के लिए बुरी खबर यह है कि तेजस्वी यादव इस केस में पेशी के लिए दिल्ली में थे। उसी वक्त पटना में एक नई कंट्रोवर्सी हो गई। तेजस्वी ने पटना में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर मिला सरकारी आवास कल ही खाली किया है और आज बीजेपी के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि तेजस्वी यादव घर की दीवारों को छोड़कर बाकी सब अपने साथ ले गए। हाइड्रोलिक बेड, जिम का सामान, एसी, पंखे, फैंसी लाइट्स और बैडमिंटन कोर्ट की मैट, यहां तक कि वॉश बेसिन भी गायब है। बिहार बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि तेजस्वी ने जाते जाते सरकारी बंगले से वो सारे सामान निकाल लिए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनके बंगले में सरकारी खर्चे पर लगाए गए थे। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा, क्योंकि ये सरकारी घर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को अलॉट हुआ है, नवरात्र में उन्हें यहां शिफ्ट होना है, इसलिए जब बंगले की साफ सफाई के कर्मचारी वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि बंगला तो पहले से साफ है, यहां कुछ बचा ही नहीं है। तेजस्वी यादव इस सरकारी घर में मौजूद सारी चीजें साथ ले गए। ये बेडरूम है। इस बेडरूम के बेड का वॉल आपको दिख रहा है, लेकिन इसका जो बेस होता है वो हाइड्रोलिक बेड था। उस हाइड्रोलिक बेड को यहां से तेजस्वी यादव जी अपने साथ ले गए हैं। हाइड्रोलिक बेड था, महंगा बेड होता है, उसको वो यहां से ले गए। जितने भी लाइट्स लगे हुए थे यहाँ पे, आप देखो कहीं भी लाइट्स आपको नहीं है, सब जगह आपको वायर दिख रहा है। यहाँ पे लाइट्स थे जो रूम की साजो सजावट के लिए होते हैं, उसको भी वो यहाँ से ले गए हैं। इस वाश बेसिन को भी यहाँ से वो उखाड़ के ले गए हैं। ये टोटी जिसको कहते हैं वो पूरा टोटी समेत ले गए हैं। यूपी में तो टोटी चोर थे, उसी के तर्ज पे बिहार के ये नए टोटी चोर हैं जिन्होंने टोटी का पूरा बंगला ही चोरी करके ले गए हैं। एयर कंडीशन यहाँ से जो है निकाल करके ले गए हैं। और ऐसे नहीं, ऐसे बहुत से, ये तो एक रूम के अंदर का है, ऐसे बहुत से एयर कंडीशंस हैं जो वो ले गए हैं। ये इस बंगले के अंदर एक बैडमिंटन कोर्ट बनवाया गया था। इस बैडमिंटन कोर्ट के जो मैट होते हैं उससे जो मैट को, उस सरफेस को जो है ये उखाड़ के ले जाया गया। ये देखिए इसके कुछ पार्टिकल्स आपको दिखेंगे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक एयर कंडीशन की यूनिट थी, उसको यहाँ से रिमूव किया गया है, यहाँ से उखाड़ा गया है। ये देखिए ये साफ दर्शा रहा है। ये जो पूरा हॉल है ये जिम था,
आपको अभी बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ये जिम है। मैं आपको जब ये जिम था उसका वीडियो आपको दिखाता हूं, आप एक कैमरामैन को। ये देखिए, ये वही स्थान है जहां अभी हम लोग खड़े हैं। ये सारे आपको जिम के इक्विपमेंट्स दिख जाएंगे, किस प्रकार से यहाँ के जिम के इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ के जो ट्रैक होते हैं वो आपको दिख जाएंगे। लेकिन इतनी सारी चीजें यहाँ लगी हुई थी। सारी ये देखिए, ये टेबल टेनिस के जो ये हैं वो भी हैं, लगे हुए हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं, आप देखिए। और ये पूरा खाली कर दिया गया है। इसकी जानकारी हम लोग को आज हुई जब, क्योंकि दशहरा का पावन पर्व चल रहा है और सम्राट चौधरी जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ पे शिफ्ट होना है इस दशहरे के शुभ अवसर पर और कामकाज शुरू करना है इस बंगले से। तो जब आज हम लोग जब यहाँ पर आए तो हम लोगों ने प्रथम दृष्टि में देखा कि जो बेसिक चीजें होती हैं एक आवास की, वो सारी चीजें नदारद थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले में तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव पर भी निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा, लालू यादव ने तो सिर्फ चारा खाया था, तेजस्वी तो ईंट भी खा गए, इसलिए अब इस मामले की जांच होनी चाहिए। आज मैंने देखा तेजस्वी जी के ऊपर था कि घर के सामान उठा के ले गए, ईटा पत्थर तक उठा के ले गए, बाथरूम ले गए, जिम ले गए, क्या नहीं ले गए, क्या क्या ले गए, ये तो अब जांच का विषय है। जांच, इस पर जांच होनी चाहिए कि अब तक उप मुख्यमंत्री, बिहार में एक ऐसी मुख्यमंत्री ने किया था कि सारे मकानों को आइडेंटिफाई कर दिया था, मार्क कर दिया था कि कौन उप मुख्यमंत्री का है, कौन मुख्यमंत्री, कौन मंत्री का। वैसी स्थिति में उप मुख्यमंत्री के उक्त बंगले पर कितने पैसे खर्च हुए और कौन कौन सामान बचा है, इसकी जांच होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। पिताजी तो केवल चारा खाया था, ये तो ईंटा भी लिखा गए। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। बिहार बीजेपी के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर डायरेक्ट अटैक किया, उन्हें ब्लेम किया, सरकारी घर में मौजूद कीमती सामान निकालकर ले जाने का इल्जाम लगाया। तो आरजेडी ने क्या कहा? आरजेडी की तरफ से शक्ति यादव ने पलटवार किया। शक्ति यादव ने कहा, बीजेपी के लोग हल्की बातें कर रहे हैं, बिना सिर पैर के इल्जाम लगा रहे हैं, इसके पीछे सबूत क्या है? शक्ति यादव ने कहा, भवन निर्माण विभाग को पूरा डिटेल देना होगा कि जब ये सरकारी घर तेजस्वी यादव को अलॉट हुआ था उस वक्त वहां क्या क्या था और खाली करते वक्त क्या क्या सामान मिला। शक्ति यादव ने कहा कि यह मामला कोर्ट में जाएगा, अगर इल्जाम गलत साबित हुए तो नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। दिल्ली में जब टोटी खुल गई, भाजपा की कालिक पोता गई, 5 दिसंबर मार्च बिहार में जब हैंड ओवर हुआ डिप्टी सीएम को, तो इनके जो खनसामा टाइप का लोग है वो छुछुंदरपना करना शुरू कर दिया। टोटी खुल गया, एक गायब हो गया, इन्वेंट्री जारी करे भवन निर्माण विभाग। ये कौन होता है जी? ये कौन व्यक्ति है भाई? भवन निर्माण का अधिकारी है क्या? ये कैसे बोल रहा है? कौन से साक्ष्य के आधार पर बोल रहा है? सारे इन्वेंट्री को भवन निर्माण विभाग को जारी करना पड़ेगा। यो ही नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। मामला कोर्ट तक जाएगी, सबको पार्टी बनाएंगे, नाक तक रगड़वाएंगे, प्रूव करना पड़ेगा क्या क्या चीज लगा मिला था, क्या क्या चीज है। इसलिए सारे वीडियो बनाए हुए हैं, बड़े स्क्रीन पर दिखाएंगे इनको शुरू से लेकर के अंत तक, तब इनका जो है मुंह छिपाने का जगह नहीं मिलेगा। चूंकि आरजेडी ने सीधे सीधे भवन निर्माण विभाग को चैलेंज किया, कहा कि भवन निर्माण विभाग पूरी इन्वेंट्री जारी करे, इसलिए बिहार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज से इसे लेकर सवाल पूछा गया। जयंत राज ने कहा, अभी तो डिप्टी सीएम का सरकारी घर खाली हुआ है, अभी तो ये देखा जा रहा है कि क्या क्या सामान वहां मौजूद है, उसकी लिस्ट बनाई जा रही है। लिस्ट तैयार होने के बाद पता चलेगा कि क्या सामान मौजूद था और क्या सामान गायब है। देखिए, अभी तो विभाग उसको सूचीबद्ध कर रहा है। अगर कोई सामान गायब होगा तो उसको विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ये चूंकि एक प्रक्रिया होती है, अब कोई मकान खाली करके परसों ही खाली करके गए हैं, बड़ा मकान है, तो उसको हम लोग एक एक सामान को सूचीबद्ध कर लिया जाएगा। सब पहली नज़र में क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि एसी जहां से हटा है वो तो साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां से एसी खुला हुआ है। नहीं, बहुत सामान जो लोग रहते हैं वो अपने हिसाब से भी कई एक सामान को लगाते हैं, लेकिन पूरा विभाग सूचीबद्ध कर लेगा, उसके बाद आप लोगों को जानकारी देंगे। सहयोगी पार्टी बीजेपी तो आरोप लगा रही है खुलकर कि भाई उसमें से कई चीज़ें गायब है। तेजस्वी अपने साथ नल ले गए, टोटी ले गए, सोफा ले गए, एसी ले गए।
अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है हमारे पास। तेजस्वी यादव के लिए आज एक और परेशानी वाली खबर आई। बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों की जांच अब ईडी करेगी। अब तक इस केस की जांच बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कर रही थी। ईओए की जांच में खुलासा हुआ कि एनडीए सरकार को गिराने के लिए विधायकों को हवाला के जरिए पेशगी के तौर पर पैसे दिए गए थे और बाकी रकम काम होने के बाद देने का वादा किया गया था। जानकारों ने दावा तो यह भी किया कि तेजस्वी यादव के एक बेहद करीबी व्यक्ति ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। यह मामला इसी साल जनवरी का है, जब बिहार में एनडीए की सरकार बनने के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई। विधानसभा में नीतीश कुमार ने पूरे मामले की जांच की बात कही थी और इसके बाद जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर की शिकायत पर जांच शुरू हुई। आज बिहार सरकार की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने अवैध लेन देन से जुड़े सभी साक्ष्य, सारे एविडेंसेस ईडी को सौंप दिए। ईओयू के दौरान डीआईजी माधवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है, ईडी इस जांच को आगे बढ़ाएगी। हम लोगों की सबसे पहले कोतवाली थाना में प्रतिवेदित हुआ था ये मामला, उसके बाद कोतवाली थाना से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था और अभी इसका अनुसंधान चल रहा था। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी और इसमें ईडी को जो रिपोर्ट किया है उस ईडी अपने स्तर से जो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जो इसमें बात आई थी उसका साक्ष्य जुटा रही है और हमारी तरफ से जो क्रिमिनल मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें काफ़ी स्टेटमेंट्स हुई हैं और अभी एक अनुसंधान अंतर्गत। हालांकि आज तेजस्वी यादव ने कहा ये सारे केसेस राजनीतिक साजिश का नतीजा हैं। उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, किसी केस में कोई दम नहीं है, उनकी जीत तय है। यार आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से ये केसेस किए गए। हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और आज हम लोगों को जो है बेल न्यायालय ने दिया है और ये पूरी तरीके से जो है राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत तय है। तेजस्वी यादव की बातें सुनकर लगता है कि नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में उनको ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस वक्त का ये केस है उनका दावा है उस वक्त तो नाबालिग थे। जहाँ तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बंगले से सरकारी सामान साथ ले जाने का आरोप है तो तेजस्वी यादव इसे भी राजनीतिक साजिश बताकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त का केस तेजस्वी को परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि इसमें तेजस्वी पर विधायकों को पैसा देने का इल्ज़ाम है। अभी तक ये केस ईओयू के पास था, अब मामला ईडी के पास पहुंच गया और ये तेजस्वी के लिए बुरी खबर है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर की बर्बर रेप और जघन्य हत्या का केस कौन भूल सकता है। आज इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई ने इस केस में सिर्फ संजय रॉय को आरोपी बनाया है। सीबीआई का दावा है कि संजय रॉय ने नशे की हालत में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ब्रूटल रेप किया और विरोध करने पर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था और 14 अगस्त को सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू की थी। चार्जशीट में सीबीआई ने दावा किया कि मेडिकल एग्जामिनेशन में संजय रॉय के शरीर पर चोट के कई निशान मिले। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से भी संजय रॉय के वारदात के वक्त हॉस्पिटल में होने की बात कंफर्म हो गई थी। सीबीआई ने संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया था। सीबीआई ने बाद में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता के टाला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर संजय रॉय को बचाने की साजिश रचने का आरोप है। सीबीआई ने बताया कि वो इस मामले में बहुत जल्द सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करेगी, लेकिन इस केस में इंसाफ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे आरजीकर हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स ने सीबीआई के चार्जशीट पर असंतोष जाहिर किया। भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स ने कहा, जब तक सभी दोषी पकड़े नहीं जाते, पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
हम लोग तो पहले से ही बोलना चाहते हैं कि कितना आदमी इसके साथ जुड़ा हुआ है वो सामने आना चाहिए, और ये जो एविडेंस टेम्परिंग का जो कोशिश किया गया उसके साथ कितना आदमी जुड़ा है सबको सामने आना चाहिए, और उसके साथ घटना का मोटिव क्या है, हाँ संजय राय को कोई भेजा था या नहीं, ये क्या प्री प्लान था, ये सब तो सामने आना चाहिए ना। तो जब तक हम लोग ये चार्जशीट पूरा नहीं देखते हैं, हाँ तब तक हम लोग इस बारे में कह ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग सेटिस्फाइड होंगे तभी जब ये पूरा चीज मोटिव सामने आए, टोटल नंबर ऑफ कल्प्रिट एंड एविडेंस टेम्परिंग के साथ क्या क्या जुड़ा है ये सामने आना चाहिए। हम लोग बार बार यही बोला था, ये एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, इसके जो एविडेंस टेम्पर किया गया था, एविडेंस टेम्परिंग में सीबीआई अभी तक 2 लोगों को पकड़ा है। एक है डॉक्टर संदीप घोष सर जो आजकल का एक्स प्रिंसिपल थे, और एक टाला थाना का ओसी। हम लोग चाहते हैं उन लोगों को इंटरोगेट करे, इंटरोगेशन के बाद पता चले अगर और कोई है क्या नहीं है। हम लोग अभी भी मांग करते हैं, ये जो रेप और मर्डर का कांड हुआ था, ये एक आदमी नहीं कर सकते। ये अगर इसके पीछे और कोई है, सीबीआई जांच जल्दी से जल्दी करे, सीबीआई उनको अरेस्ट करे और उनको जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड करे। सीबीआई की चार्जशीट कहती है कि संजय राय अकेला आरोपी था। अब कोलकाता पुलिस यही कही, उसने तो 24 घंटे के भीतर संजय रॉय को आरोपी करार दे दिया था, उसे अरेस्ट भी कर लिया था। तो फिर कोलकाता पुलिस को खामखा बदनाम क्यों किया गया? दूसरा इल्जाम कोलकाता पुलिस पर यह लगा था कि मौका वारदात पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। सीबीआई की पहली चार्जशीट में इसका भी कोई जिक्र नहीं है। इसलिए यह सवाल भी उठेगा कि कोलकाता पुलिस पर बेकार में यह इल्जाम क्यों लगाया गया। आरजीकर हॉस्पिटल, वहां के आंदोलन करने वाले डॉक्टर्स इसको आसानी से स्वीकार नहीं कर देंगे। इसलिए अब सबको सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह मामला वाकई में गैंग रेप का हो, वाकई में सबूत मिटाए गए हो और आरोपी गिरफ्त में ना आए। अगर एक भी अपराधी बच गया तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। आज भारत और मालदीव के रिश्तों के बीच कई महीनों से चल रही तल्खी खत्म हो गई। कुछ महीने पहले तक इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा, भारत मालदीव का सबसे करीबी दोस्त है, मालदीव में भारत के सैनिक रहेंगे, मालदीव की आर्मी को ट्रेनिंग देते रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत ने हर बुरे वक्त में मालदीव का साथ दिया है, भविष्य में भी भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहेगा। असल में मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत के दौरे पर आए हुए हैं। आज राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुइज़्ज़ू का औपचारिक स्वागत किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मुइज़्ज़ू और मोदी के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। मालदीव और भारत अपनी दोस्ती को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने के लिए राजी हो गए हैं। आज भारत ने मालदीव को 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और $40 करोड़ के करेंसी स्वैप यानी करेंसी बदलने की सुविधा देने का फैसला किया, जिससे मालदीव को विदेशी मुद्रा के संकट से उबरने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मालदीव में भारत के बनाए 700 मकान भी मोहम्मद मुइज़्ज़ू के हवाले किए। आज से भारत का रुपे कार्ड मालदीव में चलना शुरू हो गया है। मालदीव के प्रेसिडेंट ने फॉरेन एक्सचेंज की मदद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। मुइज़्ज़ू ने कहा कि मालदीव के लिए भारत सबसे अहम साझेदार है और आने वाले वक्त में दोनों देशों की दोस्ती और मजबूत होगी। जब से मालदीव में प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू की सरकार बनी, लगातार कहा जा रहा था कि अब तो भारत से रिश्ते खत्म हो गए हैं। बार बार ये इंप्रेशन दिया गया कि प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू चाइना के हाथों में खेल रहे हैं, लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली वो बिल्कुल अलग है। मुइज़्ज़ू का भारत आना, दोस्ती को पार्टनरशिप में बदलना नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की बड़ी जीत है। विदा लेने से पहले आपको बता दूं कि कल सुबह से सबको इंतजार होगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजों का। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी, लेकिन इंडिया टीवी पर इस चुनावी उत्सव की कवरेज सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट खुलेंगे और फिर एक एक करके ईवीएम मशीनें नेताओं की किस्मत का फैसला सुनाएंगी। हमने ये नतीजे आप तक सबसे तेज, सबसे जल्दी पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। हमारी तैयारी भी कई दिनों से चल रही थी।
इन नतीजों को एनालाइज करने के लिए स्टूडियो में एक्सपर्ट्स का पैनल होगा और हम कोशिश करेंगे चुनाव नतीजे सरल और सहज तरीके से आप तक पहुंचे, आप उनका मतलब समझाया जाए और यह सिलसिला शुरू होगा सुबह 6 बजे से। आप जरूर देखिए इंडिया टीवी की काउंटिंग पर स्पेशल कवरेज।